भारत में शिक्षा सिर्फ कोई अच्छी बात नहीं बल्कि एक कानूनी अधिकार है। और ये मुमकिन हुआ एक बहुत ही ऐतिहासिक कानून की वजह से जिसका नाम है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि ये कानून असल में है क्या और ये करता क्या है। जानते हैं, इस कानून का सबसे बड़ा और सबसे गहरा बदलाव यही था। इसने शिक्षा को एक सरकारी वादे से निकालकर हर बच्चे का कानूनी हक बना दिया, एक ऐसा हक जिसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन ये कानून कोई रातों रात नहीं बन गया। नहीं, इसके पीछे एक सदी से भी ज्यादा लंबा संघर्ष छुपा है। तो चलिए देखते हैं ये सफर था कैसा। देखिए, इसकी शुरुआत हुई थी 1910 में जब गोपाल कृष्ण गोखले ने मुफ्त शिक्षा की मांग की और उसे खारिज कर दिया गया। और फिर करीब करीब एक सदी बाद 29 में हमारी संसद ने इसे कानून बनाया जो 2010 में पूरे देश में लागू हुआ। ये लंबा इंतजार अपने आप में ये कहानी कहता है कि एक राष्ट्र के तौर पर हमारी प्राथमिकताएं कैसे बदलीं। तो सवाल ये है कि ये कानून बच्चों को स्कूल के दरवाजे तक पहुंचाता कैसे है। चलिए देखते हैं कि एडमिशन में आने वाली जो सबसे बड़ी रुकावटें थी, ये उन्हें कैसे एक-एक करके हटाता है। असल में कई परिवारों के लिए एक अच्छे प्राइवेट स्कूल का दरवाजा हमेशा से ही बंद रहता था। ये कानून सीधे उसी दरवाजे को खोलने की, बल्कि कहें तो तोड़ने की कोशिश करता है। और ये है इस कानून का शायद सबसे क्रांतिकारी कदम। हर प्राइवेट स्कूल को अपनी पहली क्लास की 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित समूहों के बच्चों के लिए रिजर्व रखनी ही होंगी। जरा सोचिए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक ही क्लासरूम में एक बड़े बिजनेसमैन का बच्चा और एक मजदूर का बच्चा एक साथ बैठकर पढ़ेंगे। ये सामाजिक बराबरी की दिशा में एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। और बात सिर्फ सीटों की नहीं है। ये कानून उन सभी तरीकों पर पूरी तरह से रोक लगाता है जिनसे बच्चों को एडमिशन देने से मना किया जाता था, जैसे कि छोटे छोटे बच्चों के इंटरव्यू या टेस्ट लेना अब ये गैर कानूनी है। और वो जो डोनेशन का कल्चर है ना, उस पर भी बहुत सख्ती से रोक लगाई गई है। अगर कोई भी स्कूल एडमिशन के नाम पर डोनेशन लेता पकड़ा गया तो उसे ली गई रकम का 10 गुना जुर्माना भरना पड़ेगा। मकसद बिल्कुल साफ है, शिक्षा को मुनाफे का धंधा बनने से रोकना। अच्छा, एक और बहुत बड़ी एकदम जमीनी समस्या है, खासकर उन परिवारों के लिए जिन्हें काम के लिए शहर बदलना पड़ता है। अक्सर क्या होता था कि कागजों की कमी एडमिशन से मना करने का एक आसान बहाना बन जाती थी। ये कानून इस बहाने को जड़ से खत्म कर देता है। इसकी धारा 14 साफ कहती है कि किसी भी दस्तावेज की कमी के कारण एडमिशन से मना नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी बात, अगर एडमिशन की आखिरी तारीख निकल भी गई हो, तब भी स्कूल बच्चे को वापस नहीं भेज सकता। लेकिन सोचिए, अगर कोई 9 साल का बच्चा है जो कभी स्कूल ही नहीं गया हो तो क्या होगा? कानून कहता है कि उसे उम्र के हिसाब से सीधे चौथी क्लास में एडमिशन मिलेगा और उसे बाकी बच्चों के बराबर लाने के लिए स्कूल को एक स्पेशल ब्रिज कोर्स करवाना होगा। यानी बच्चे को सिर्फ क्लास में बिठाना नहीं, उसे सफल बनाना भी अब स्कूल की ही जिम्मेदारी है। अब बात करते हैं इस कानून के उस हिस्से की जिसे इसकी आत्मा कहा जा सकता है। ये वो हिस्सा है जो सत्ता को अधिकारियों के ऑफिस से निकालकर सीधे समुदाय के हाथों में देता है। देखते हैं कैसे। इस कानून का सबसे क्रांतिकारी कदम है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी या एसएमसी का गठन। ये सिर्फ एक कमेटी नहीं है, बल्कि स्कूल चलाने की ताकत को सरकारी दफ्तरों से निकालकर सीधे माता-पिता और समुदाय के हाथों में देने का एक जरिया है। ये एक पावर शिफ्ट है। अब देखिए, इस कमेटी की बनावट ही अपने आप में पूरी कहानी कहती है। इसके 75% सदस्य बच्चों के माता-पिता होते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि स्कूल की चाबियां अब किसी अधिकारी के पास नहीं, बल्कि सीधे माता-पिता के हाथ में हैं। और ये सिर्फ संख्या की बात नहीं है। इन फैसलों में माँ की आवाज बुलंद हो, इसलिए ये जरूरी है कि कमेटी का 50% सदस्य महिलाएं हों। कमेटी का अध्यक्ष भी कोई सरकारी अधिकारी नहीं, बल्कि एक अभिभावक ही होता है। स्कूल का बजट कैसा होगा, मिड डे मील की क्वालिटी कैसी है, ये सब बड़े फैसले अब यही कमेटी लेती है। लेकिन इस कानून में एक बहुत ही मजेदार और जमीनी हकीकत से जुड़ी बात छिपी है। सोचा है कभी कि एसएमसी की बैठकें हमेशा अमावस्या को ही क्यों होती हैं? कोई खास वजह है क्या? बिल्कुल है।
ग्रामीण इलाकों में जहां लोग आज भी चांद के हिसाब से कैलेंडर याद रखते हैं, अमावस्या एक ऐसा दिन है जिससे कोई नहीं भूलता। ये एक नेचुरल रिमाइंडर का काम करता है। ये छोटी सी बात दिखाती है कि कानून बनाते समय जमीनी हकीकत का कितना ध्यान रखा गया है। कितनी सरल पर कितनी शानदार सोच है। चलिए अब इस पूरी व्यवस्था की सबसे जरूरी कड़ी यानी शिक्षकों की बात करते हैं। ये कानून उनकी भूमिका और उनकी जिम्मेदारियों को कैसे नए सिरे से परिभाषित करता है। ये कानून टीचर की भूमिका को पूरी तरह बदल देता है। अब टीचर बनने के लिए टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करना जरूरी है ताकि क्वालिटी पक्की हो। उन्हें हर हफ्ते तैयारी के समय को मिलाकर कम से कम 45 घंटे काम करना होता है ताकि वो क्लास में पूरी तरह तैयार होकर आएं। और सबसे अहम, उन्हें माता पिता से नियमित रूप से मिलकर बच्चे के प्रोग्रेस पर बात करनी होती है, जिससे वो भी इस सफर का हिस्सा बने। और ये एक बहुत ही जरूरी नियम है। कानून कहता है कि शिक्षकों को सिर्फ और सिर्फ 3 गैर पढ़ाई वाले कामों में लगाया जा सकता है: जनगणना, चुनाव ड्यूटी और आपदा राहत। बस इसके अलावा और कोई काम नहीं, ताकि टीचर का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने पर हो। देखिए, कोई भी कानून पत्थर की लकीर नहीं होता, उसे समय और चुनौतियों के साथ बदलना पड़ता है। तो आइए देखते हैं कि आरटीई अधिनियम ने नई चुनौतियों का सामना कैसे किया है। शायद इस कानून का सबसे ज्यादा विवादों में रहा हिस्सा था नो डिटेंशन पॉलिसी, मतलब किसी बच्चे को फेल न करने की नीति। 2019 में इसे बदल दिया गया। अब स्कूल बच्चे को रोक तो सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी शर्त पर। अगर कोई बच्चा फेल होता है तो जिम्मेदारी उसकी नहीं बल्कि स्कूल की मानी जाएगी। स्कूल को उसे 2 महीने की एक्स्ट्रा कोचिंग देनी होगी और फिर से परीक्षा का एक और मौका देना होगा। यानी अब गेंद बच्चे के पाले में नहीं, स्कूल के पाले में है। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब भविष्य की बात करते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत आरटीई का दायरा 14 साल से बढ़ाकर 18 साल तक किया जा रहा है। इसका मतलब है कि बहुत जल्द ही 12वीं कक्षा तक की शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन जाएगी। तो ये कानून शिक्षा के लिए एक आदर्श व्यवस्था की तस्वीर तो पेश करता है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। देखिए, कानून का होना एक बात है और उसका जमीन पर असरदार तरीके से लागू होना बिल्कुल दूसरी बात। ये कानून हर बच्चे के हाथ में स्कूल के दरवाजे की चाबी तो थमा देता है, पर क्या हमारा समाज, हम सब ये सुनिश्चित करने के लिए तैयार है कि हर बच्चा उस चाबी को घुमा पाए?